नमस्कार। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के साथ बैठक में 4 राज्यों ने पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल और पंजाब के सीएम ने अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में अपनी राय देंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी जानकारी आ रही है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 4 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। इन 4 राज्यों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल और पंजाब के सीएम शामिल हैं, जिनकी तरफ से पीएम से अपील की गई है कि अभी लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, मतलब लॉकडाउन 4 भी लागू किया जाए। ये अपील की गई है इन 4 मुख्यमंत्रियों की तरफ से। अब देखना होगा कि यूपी के सीएम थोड़ी देर बाद अपनी क्या कुछ राय इस मीटिंग में रखते हैं। और संवाददाता अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, और क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए इस मीटिंग को लेकर। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने इस बात की पैरवी की है कि लॉकडाउन को अभी खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिस तरीके से पिछले दिनों श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया गया और अब आगे स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर के जो स्पेशल ट्रेन चलाई जानी है उसको लेकर के भी बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया है। और उनका कहना है कि अगर इस तरह से ट्रेनें चलाई जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्बोधन कह सकते हैं, स्पीच कह सकते हैं, उसमें साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रखा कि जिस तरीके से वो चाहते थे कि जो जहां पर है वहीं रहें, लेकिन ये लोगों का मन था, जिसकी वजह से सरकार को फैसला बदलना पड़ा। और कहीं ना कहीं अब चुनौती केंद्र और राज्य सरकारों के पास ज्यादा है, क्योंकि कोरोना महामारी जो है वो गांव तक पहुंच जाए, इसकी चुनौती उसकी रोकथाम करने की कोशिश सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को मिलकर करना होगा। दूसरी बात, जो लगातार प्रधानमंत्री 2 गज दूरी की बात करते हैं, तो उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2 गज दूरी की कमी जैसे ही खत्म हुई, यानी कि दूरी घटी, वैसे ही कह सकते हैं कि संकट का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो तमाम बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से योगी कितनी देर में अपनी राय रखने वाले हैं, और उत्तराखंड के सीएम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, थोड़ी ही देर में इन दोनों मुख्यमंत्री अपनी राय देंगे। जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि लॉकडाउन अभी खत्म ना किया जाए, जहां कंटेनमेंट जोन है और रेड जोन है। लेकिन जो एक बात उभर कर सामने आ रही है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन बना रही है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को अधिकार मिले, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि 2 ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में तो कई एक्टिविटीज को खोली गई। तो राज्य सरकारें चाहती है कि कुछ अधिकार जो है वो राज्य सरकारों के पास रहे। जी ठीक है अनूप, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। शिक्षा मित्र राम शरण मौर्य ने चुनौती दी है। शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भी याचिका लगाई है। यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की है। सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है। अभी सुनवाई की डेट फिलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अपडेट यही सामने आया है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। शिक्षा मित्र राम शरण मौर्य की तरफ से भी चुनौती दाखिल की गई है। इसके अलावा शिक्षा मित्रों का एसोसिएशन है, उसकी तरफ से भी याचिका लगाई गई है। और यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने बाकायदा याचिका दाखिल भी कर दी है। साथ ही साथ सरकार ने भी फैसले के खिलाफ कैविएट लगाई है। लेकिन सुनवाई कब होगी, इसको लेकर तारीख अभी तय नहीं की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। शिक्षा मंत्रियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए हाल ही में राहत भरी खबर आई, लेकिन एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अब शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती करने के लिए रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा कर सुप्रीम कोर्ट उचित न्याय दे। लेकिन यूपी सरकार इस मामले को लेकर कैविएट दाखिल कर चुकी है। सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट
बिना उसे सुने कोई आदेश जारी न करे। फिलहाल मामले को लेकर अभी तक कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन जब भी सुनवाई होगी तो क्या होगा इसके लिए सबको इंतजार करना होगा। कट ऑफ अंकों को लेकर विवाद है, इसकी वजह से लंबे समय से 69,000 शिक्षक भर्ती मामला कोर्ट के चक्कर काट रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया है और पूरी भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी करने के आदेश दिए हैं। बेंच ने यूपी सरकार के तय मानक यानी कि 150 अंकों में सामान्य को 97 और आरक्षित वर्ग को 90 अंक लाने पर मुहर लगाई है और आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस आदेश के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65% और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60% अंक पाकर ही पास माने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने अच्छी खबर दी है। कल से यानी कि मंगलवार से राजधानी दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी, जिससे लोग अपने अपने घरों तक पहुंच पाएंगे। रेलवे ने टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि स्टेशन में किसको घुसने दिया जाएगा और ट्रेनों में किसको सफर करने दिया जाएगा। इन सवालों का जवाब आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। शहरों से निकलकर घर पहुंचने को तड़प रहे लोगों के लिए सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। 15 स्पेशल ट्रेन चलने से उन लोगों को राहत मिलेगी जो शहरों में लॉकडाउन के चलते फंस गए, सरकार के संसाधनों का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों के लिए सरकार ने 15 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। लेकिन ट्रेन में सफर करने से पहले आपके साथ क्या क्या होगा? घर जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी। पूरी तरह से स्वस्थ होने पर सफर करने की छूट मिलेगी। स्टेशन 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। रेलवे का टिकट खुद की आईडी से ही लेना होगा। ट्रेनों में सफर करने से पहले कोरोना से जुड़े किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि दूसरों को दिक्कत में न डाला जा सके। इसलिए सरकार ने कुछ और नियमों को तय किया है। केवल कंफर्म टिकट वालों को ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी। सभी यात्रियों को एंट्री और निकलने के दौरान हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। यात्रा के दौरान मास्क और फेस कवर होना जरूरी है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जो 15 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, वो कहां-कहां जाएंगी? नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें यूपी के एक भी शहर का नाम नहीं है, लेकिन इन ट्रेनों में कई ट्रेनें यूपी से गुजरेंगी, जिससे यूपी के लोगों को भी राहत मिलेगी। लेकिन यूपी के लोगों को निकालने के लिए यूपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यूपी में अभी तक हम लोग स्पेशल ट्रेन ला चुके हैं और ये फिगर हर घंटे पे लगभग चेंज हो रहा है, और जिसमें कि सिर्फ लखनऊ डिवीज़न ने 75 ट्रेनें हैंडल की हैं। लगभग 2 लाख के आसपास पैसेंजर्स हम यूपी में सिर्फ ट्रेनों के माध्यम से ला चुके हैं। ये फिगर चूंकि चेंज होता रहता है तो एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया जा सकता, लेकिन 2 लाख से ऊपर का फिगर है जो कि अभी तक हम लोग ला चुके हैं। ये फिगर सिर्फ लखनऊ का है या फिर ऑल ओवर यूपी का है? ये पूरे यूपी में हम लोग लाए हैं। लखनऊ के अलग से है, लगभग 70,000 के आसपास लखनऊ डिवीज़न ने हैंडल किया है और भी डिवीजन्स ने भी हैंडल किया है। तो एग्जैक्ट फिगर तो मतलब जब सारा कंपाइल होगा तो होगा, लेकिन लगभग 2 लाख से ऊपर का फिगर है ये। इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से दूसरी सुविधाओं में असर नहीं पड़ेगा, यानी कि मजदूरों और कामगारों के साथ जरूरतमंद लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले की तरह श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी, लेकिन स्पेशल ट्रेनों में राजधानी के बराबर किराया लगेगा। इसीलिए सभी ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच होंगे। इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उन लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। स्पेशल ट्रेनों में पेंट्री कार की सुविधा नहीं होगी। गंतव्य तक जल्दी पहुंचने और बद इंतजामी से बचने के लिए ट्रेनें सीमित स्टेशन में रुकेंगी, ताकि लोगों को परेशानी न हो और सुरक्षित जगह तक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मायावती ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। मायावती ने ट्वीट कर कुछ बातें लिखी हैं, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के आज 48वें दिन ये पहली राहत भरी खबर आई है। रेल यात्री सेवा चरणवार कल से शुरू हो रही है, जिसके लिए आज से टिकट बुकिंग होगी। संभव है कि कुछ और अच्छी खबर देश को पीएम और सीएम वीडियो वार्ता में आज मिलने वाली है। लोगों से भी अपील है कि वो पूरा सहयोग करें।
यूपी सरकार मजदूरों को 1000 भरण पोषण भत्ता देने की तैयारी में है। सरकार ने बताया है कि श्रमिकों को इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस क्रम में अभी तक 32 लाख लोगों को 1-1 हजार रुपए दिए भी जा चुके हैं। इसके अलावा यूपी सरकार 20 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की भी व्यवस्था कर रही है। डेटाबेस इस्तेमाल करते हर व्यक्ति के मोबाइल नंबर से, हर व्यक्ति का विवरण से, हर व्यक्ति के स्किल सेट से जो है आगे योजना और मजबूती पाएगी और इसका जो है आगे फायदा मिलेगा। हर व्यक्ति को जो आ रहा है उसको 1000 रुपये भी मिलेगा। यानी जो भी हमारा कामगार और श्रमिक आ रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कराकर उसको 1000 रुपया जो है प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमको बताने में खुशी इस बात की है कि अब करीब 32 से 33 लाख लोगों को जो है 1000 रुपये की धनराशि जो है अब तक दी जा चुकी है और काफ़ी मात्रा में ये धनराशि जो गई है इससे बहुत सारे श्रमिकों को, कार्मिकों को लाभ भी मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट रखा है। जिन जिलों में 21 दिनों से कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है उन्हें ग्रीन जोन की लिस्ट में रखा गया है। जिन जिलों में 14 दिनों से एक भी केस नहीं मिला है उनको ऑरेंज जोन में, और जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं उनको रेड जोन में रखा गया है। लेकिन हर दिन ये हालात बदल रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही ग्रीन जोन को ऑरेंज में और ऑरेंज को रेड जोन में तब्दील कर सकती है। यूपी के कुछ जिलों में ऐसा ही हुआ है। बलिया में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया, जिसके बाद जिले को ग्रीन से ऑरेंज जोन में डाल दिया गया है। डीएम ने बताया कि अहमदाबाद से ट्रेन के जरिए जौनपुर और फिर रोडवेज बस से बलिया पहुंचे एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। जी, बलिया में ये पहला पॉजिटिव केस मिला है और बलिया उत्तर प्रदेश का 74वां जिला हो गया है जिसमें पॉजिटिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हाथरस में कोरोना वायरस का संकट गहरा गया है। सोमवार को एक ही परिवार के 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परिवार के एक बुजुर्ग नोएडा से इलाज करवाकर वापस लौटे थे, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के 27 लोगों को क्वारंटाइन किया था। अब 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। हाथरस में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 19 हो गई है। हमने सारे फैमिली मेंबर्स को क्वारंटाइन किया था और उनके फिर सैंपलिंग की गई। सैंपलिंग में उनके परिवार के 10 लोग पॉजिटिव आए। गोंडा में 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक आज आई सैंपल की रिपोर्ट में 6 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस की पुष्टि हुई है। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16 हो गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक सभी मरीजों को कोविड लेवल 1 अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सभी संक्रमित अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं और मुंबई और दिल्ली से कुछ दिनों पहले ही आए थे। बदायूं से रविवार को अच्छी खबर आई। 3 कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से जिला कोरोना मुक्त हो गया है। तीनों कोरोना संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। 2 दिन पहले 13 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बदायूं में अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे और राहत की बात यह है कि सभी मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जिसके बाद जिले को ग्रीन जोन में शामिल कर दिया गया है। अभी तक जो हमारे एक्टिव कोरोना केस जो डिटेक्ट हुए थे वो सारे डिस्चार्ज हो गए हैं, सारे नेगेटिव हो गए हैं। तो इस प्रकार जनपद में अभी कोई एक्टिव केस है नहीं। बलिया, हाथरस और गोंडा के ताजा हालात बताते हैं कि जरा सी भी लापरवाही कोरोना के खिलाफ जंग को और मुश्किल बना सकती है। मतलब ये कि अगर आपका जिला ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में है तब भी आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि रेड जोन में जाने के हालात न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के बढ़ते मामले कोरोना के खिलाफ जंग को और चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। वैसे तो देश के हर हिस्से में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ताजनगरी आगरा में कोरोना के जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद इसे कोरोना का एपिसेंटर कहा जा रहा है। मतलब ये कि यहां पर कोरोना का अदृश्यम अवतार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर पूरी दुनिया में ताजमहल के लिए मशहूर है, लेकिन आज का आगरा हिंदुस्तान में कोरोना के एपिसेंटर के तौर पर जाना जा रहा है। मार्च की शुरुआत में यहां कोरोना का पहला पॉजिटिव केस सामने आया था, लेकिन आज यह आंकड़ा 800 के करीब पहुंच रहा है और अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है।
इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना का संक्रमण अब आगरा के ग्रामीण इलाकों को भी अपनी जद में ले रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक आगरा के 19 गांव में करीब 100 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। आगरा के जिन गांव में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, उनमें फतेहपुर सीकरी ब्लॉक का कस्बा गांव है, जहां 27 कोरोना संक्रमित हैं। इसके अलावा बरौली अहीर का ककुआ गांव है, जिसमें 16 मामले सामने आए हैं, और दयालबाग के कौशलपुर गांव में अब तक कोरोना के 15 केस सामने आ चुके हैं। आगरा में कोरोना संकट को देखते हुए योगी सरकार ने अलग से एक्शन प्लान भी बनाया है। अब तक करीब 10,000 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। 44 जगहों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। हॉटस्पॉट एरिया में दूध, दवाई और सब्जी की सप्लाई कोरोना वॉरियर्स के माध्यम से करवाई जा रही है। इन इलाकों में किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हॉटस्पॉट एरिया में जिला प्रशासन पूरी निगरानी रख रहा है। साथ ही आगरा पुलिस भी अब पहले से ज्यादा सख्ती कर रही है। लॉकडाउन के दौरान कोई बेवजह घर से बाहर निकला तो अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसएसपी आगरा ने पूरे जिले में आदेश जारी किया है कि लॉकडाउन के दौरान अगर बेवजह लोग सड़कों पर दिखाई दिए तो स्थानीय थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। आगरा में बढ़ते कोरोना मरीज को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त मूड में आ गए हैं और इस वक्त पूरी तरह से वो एक्शन मूड में भी है। आगरा में उन्होंने 4 लोगों की टीम भेजी है जो इस वक्त मीटिंग कर रही है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम गाड़ियां हैं। इन्हीं गाड़ियों में सरकारी जो अफसर हैं वो आए हुए हैं और इसी सर्किट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं। आगरा के तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, प्रशासन के अधिकारी हों, उनसे बहुत गहनता से जानकारी ली जा रही है कि आखिर आगरा में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। सीएमओ के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब उन्हें हटा दिया गया। मुकेश कुमार वत्स की जगह अब डॉक्टर आरसी पांडे नए सीएमओ बनाए गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 की टीम 11 के 5 प्रमुख अधिकारी भी बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए काम करने वाले हैं। ये 5 अधिकारी विशेष विमान से आगरा पहुंच भी चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पीएफ घोटाले को लेकर सीबीआई ने यूपीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन और पूर्व एमडी से पूछताछ की। इस पूछताछ में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषभ। करोड़ों के यूपीपीसीएल पीएफ घोटाले में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन आलोक कुमार और पूर्व एमडी अपर्णा यू से सीबीआई ने की पूछताछ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की थी पेशकश। हालांकि इस मामले में सबसे पहले हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला ईओडब्ल्यू के पास चला गया था। ईओडब्ल्यू ने यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी एपी मिश्रा समेत 17 आरोपियों को इस करोड़ों के घोटाले में गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में हैं। लेकिन इसी साल मार्च में इस मामले की जांच सीबीआई को चली गई थी। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की आलोक कुमार और अपर्णा यू से पूछताछ को काफ़ी अहम माना जा रहा है। सीबीआई ने साफ सवाल किया है कि आपके रहते हुए 80% पीएफ का ट्रांसफर डीएचएफएल में हो गया, आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। हालांकि दोनों अधिकारियों की ओर से जवाब दिया गया है कि पीएफ ट्रांसफर का सारा फैसला वित्त विभाग लेता था और जो ट्रस्ट बना था यूपीपीसीएल के एम्प्लॉइज का फैसला उसका होता था। अब उनके बयानों की तस्दीक में जुटी है। और बागपत से एक बड़ी खबर है, जहां पर यमुना में नहाने गए 6 मजदूर डूब गए हैं। 4 को ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर निकाल लिया है। 2 मजदूर यमुना में लापता हो गए हैं। 1 मजदूर का शव गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया है। लापता दूसरे मजदूर की यमुना में अभी भी तलाश की जा रही है। मजदूरी करने के बाद ये लोग यमुना में नहाने गए थे। छपरौली थाना क्षेत्र के बदरखा गांव में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बागपत से बता रहे हैं। यहाँ पर यमुना नदी में 6 मजदूर डूब गए थे। स्थानीय लोगों ने 4 को तो निकाल लिया, लेकिन 2 मजदूर यमुना में लापता हो गए। 1 का शव बरामद किया गया है गोताखोरों की तरफ से और 1 मजदूर की तलाश अब भी यहाँ पर की जा रही है। तो बागपत से एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है। ये सभी मजदूर यमुना नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हुए। 6 लोग डूबने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने 4 को बचा लिया और 1 का रेस्क्यू ऑपरेशन गोताखोरों ने किया है, जबकि 1 की तलाश अभी की जा रही है। अलीगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर थाना क्षेत्र क्वारसी के केशोपुर गढ़राने में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हो गया और 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से घरों की छत से पथराव किया गया है। इस पथराव में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करवाया गया। अलीगढ़ की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं।
मामूली विवाद में कैसे यहाँ पर दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई है, तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पर हंगामा होता रहा। बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरीके से हंगामे को शांत करवाया गया। और अब खबर जौनपुर से आ रही। यहाँ पर छात्रों के बीच हुए लाइव पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोचिंग पढ़ने गए दो छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वायरल वीडियो 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस युवक के दूसरे साथियों की तलाश कर रही है। जे चल रहा है वो मार खाए। उधर कौशाम्बी में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच गोली चल गई। गोली लगने से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। किसान घर के बाहर बैठा हुआ था और इसी दौरान दबंगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फिलहाल घायल किसान का अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। सराय अकिल थाना क्षेत्र के अकबराबाद गुहोली गांव का मामला है। वाराणसी में एक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शराबी मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जब लोगों ने उससे नीचे आने के लिए कहा तो वो कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पर बुलाया और घंटों की मशक्कत के बाद इसे नीचे उतारा गया। फिलहाल ड्रामा करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। डांस स्टेज पर अपने स्टेप से सभी को हिलाकर रख देने वाली सपना, इंटरव्यूज में बेबाकी से सवालों का जवाब देने वाली सपना। इस सपना को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे सपना चौधरी का वो अंदाजे बयां कि आप भी कह उठेंगे, वाह सपना वाह। तस्वीर है दिल्ली के नजफगढ़ पुलिस स्टेशन की, जहां अचानक पहुंची सपना ने सबको चौंका दिया। सपना यहां कोरोना वॉरियर्स का आभार जताने पहुंची थी। अब तक सबने सपना के जिस स्टाइल को देखा था, उससे सपना यहाँ बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। थाने में पहुंची सपना चौधरी ने पुलिस वालों के लिए खाना भी बनाया, साथ ही यहाँ मास्क बना रही महिलाओं की हेल्प भी की। सपना को यहाँ महिलाओं के साथ खाना बनाते देख, मास्क बनाता देख हर कोई हैरान रह गया। पुलिस स्टेशन में खाना बनाकर सपना रुकी नहीं, बल्कि वो वहाँ से सीधे मंदिर गई भगवान को भोग लगाने। पहला भोग भगवान को लगाया। अब सपना ने भगवान से क्या मांगा वो तो सपना ही बता सकती हैं। लेकिन कोरोना वॉरियर्स को थैंक यू कहने का सपना का ये अंदाज सपना जैसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।